के प्रारंभ में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन का प्रारंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान के समाज सुधार कार्यक्रम में आरंभ किया, जो आगे चलकर राजनीतिक व आर्थिक विद्रोह के परिवर्तित हो गया। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी व जाति बंजारी थे। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन व आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें आध्यात्म की ओर प्रेरित किया। सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने धुनी स्थापित कर निशान ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्र भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और अपनी दशा अधिकारों को जागरूक किया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य किया कि वर्तमान शासक ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं उस भूमि के स्वामी थे। इन्हें इस प्रकार पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज व धार्मिक सुधार के आर्थिक व राजनीतिक आंदोलनों में बदल गया। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाएं और कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उन्हें भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंद भगत पंथ, अब ये आ सकता है कि भगत पंथ के संस्थापक कौन है? गोविंदगिरी। ठीक है, एक प्रश्न बन के यहाँ पे आपके साथ आया है और आता भी रहेगा। अत्यधिक लोकप्रिय हुए। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव को राजा और उसके अधिकारी व जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इन उपदेशों को प्रचारकों पर राज्य व जागीरी सीमाओं से बाहर निकालना चाहें पर बाध्य करने लगे और उन्हें वर्गीय कटुता बढ़ने लगी और समाज और धर्म के सुधार व राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक कृषक के रूप में गुजरात के सूत व ईडर राज्यों के भीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों के जागृत कर उनकी शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जहां के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों के संबंध रखती थी। इन समझौतों ने राजस्थान व गुजरात के भीलों के सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। इस समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 में आरंभ हुए डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वास आए और वहां धुनी स्थापित करके भीलों को आधुनिक पद्धति व उपदेश देना प्रारंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति में युक्ति से समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की। उसकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र के मामलों में प्रभारी भी थे। वे भील के मध्य विवादों को निपटाने में भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थ में गोविंदगिरी समानांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा और जागीरदारों द्वारा उसके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। ये गोविंदगिरी। बेड़सा गोविंदगिरी का गतिविधियों का केंद्र बन गया था। ईडर, सूत, बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्य में पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे थे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के और राज्य के बंबई राज्य के अंतर्गत गुजरात में भील क्षेत्र में फैल गया था। उसके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके सभी सामान जब्त कर लिया और उन्हें धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता और उत्पीड़न व्यवहार ने गोविंदगिरी को के शिष्य के सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्त प्राप्त करने में भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। मानगढ़ गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। भीलों की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भीड़ पहाड़ी की ओर लगने लगी। साथ में राशन पानी हथियार भी ले जाने लगे। इन गतिविधियों से सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्य के चौकन्ना कर दिया और इस राज्य ने अपनी
संबंधित अंग्रेज अधिकारों में मानगढ़ भीलों को जमावड़ा पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर को 1913 में बांसवाड़ा भील कोर की 2 कंपनियां 104 वेलेंजली राइफल की कंपनी के साथ कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिडेंट ने एक कंपनी मानगढ़ कर भीलों पे जमावड़े पर कुचलने के लिए पहुंची। विफल कार्यकर्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 में अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर लिया। मानगढ़ की पहाड़ी पर सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोपें और मशीनें गन तैनात रखी थी। वहीं से गोला बारूद दागने लगे और लगभग 1 घंटे में मानगढ़ के भीलों की सेना सफल मुकाबला किया, परंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी के घेरने में ऊपर पहुंची और भीलों को अंधाधुंध गोलियां चलाकर भूनना शुरू कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ समय में पहाड़ी से भीलों की आत्मसमर्पण कर लिया। उसके उपरांत भी भीलों के कत्लेआम जारी रहा। भीलों पे कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार 100 भील मारे गए हैं और 900 भील बंदी बना दिए गए। इसके साथ ही गोविंदगिरी पुंजा को भी बंदी बना लिया गया। भारतीय लोगों पे, भारतीय भीलों पे, जनजातियों पे कितने अत्याचार हुए हैं, इन सभी चीज़ों से देख के मन बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है कि स्थानीय जनताओं को कितना अपमान सहना पड़ा है। भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनके आजीवन कारावास में सजा 10 वर्ष की बदल दिया गया था। 7 वर्ष के पश्चात सशर्त रिहा कर दिए गए। यूथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सरकारी निगरानी अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों से भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे।